मांगा की कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत जगह क्विंगलैंड पीक से, जहाँ पे हमारे हीरो बाई लियो चैन को दिखाया जाता है जो लकड़ियाँ काट रहा था। तभी सिस्टम स्क्रीन सामने आती है और बताती है होस्ट मतलब बाई ने 3 मिलियन से ज़्यादा लकड़ियाँ काट ली हैं और उसे सेंट ऑफ चॉपिंग वुड का टाइटल दिया जाता है। फिर बताया जाता है कि बाई असलियत में धरती पे रहता था जो टैलेंट शो का टॉपर था, लेकिन एजेंसी की शर्तों को न मानने से वह शैडो में चला जाता है और डिप्रेशन के कारण मर जाता है। उसके बाद में क्विंग होंग अकेडमी में पैदा होकर वहाँ का रूनिक सील टीचर बन जाता है। फिर बाई सोचता है कि दोबारा जिंदगी मिलने पर मैंने सोचा था कि सिस्टम मिलने से वो अपनी ताकत दिखा पाएगा, पर किसने सोचा था कि ये सिस्टम सिर्फ लकड़ियाँ काटने का है और मुझसे लकड़ियाँ कटवाता रहता है। मैं पहले ही सेंट ऑफ चॉपिंग वुड बन चुका हूँ पर अभी तक लास्ट स्टेज तक नहीं पहुँचा। तभी वहाँ एक आदमी उड़ता हुआ आता है और कहता है, ग्रैंड मास्टर बाई, हेडमास्टर ने कहा है कि माउंटेन पैलेस एग्जाम शुरू हो गया है, तो प्लीज अपने शिष्य को चुनने के लिए फ्रंट यार्ड पे आ जाए। पर मन में सोचता है इसे कोई शिष्य नहीं मिलेगा। बाई कहता है ठीक है तुम जा सकते हो और वो फेयरवेल बोल के उड़ जाता है। बाई सोचता है कि मेरी स्टेज में मैं चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सही यही रहेगा कि कुंगू के ड्रैगन मोटे हो गए होंगे, वहां जाकर बारबेक्यू किया जाए। फिर हमें एनरोलमेंट प्लाजा दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग अपना टीचर सेलेक्ट करने हुए आए होते हैं। वहां पे एक टीचर स्वार्ड्समैन जिंग होता है और ज्यादातर लोग स्वार्ड आर्ट के लिए ही आए होते हैं। तो एक कहता है तुम्हें तो आराम से 500 शिष्य मिल जाएंगे, पर कोई भी रूनिक सील के लिए नहीं आया है और बाई भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। तभी दूसरा बोलता है जो अभी लाइट स्टेज पे भी नहीं पहुंचा उसे यहाँ आने में शर्म तो आएगी, पर फिर भी ऐसे कचरे आदमी ने क्विंगलैंड पीक पर कब्जा कर रखा है जो एकेडमी की सबसे खूबसूरत जगह है। जिंग कहता है कि बाई को पिछले 10 सालों में एक भी शिष्य नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा, और हेडमास्टर को उसे टीचर पद से हटाकर क्विंगलैंड पीक खाली करवानी चाहिए। फिर हेडमास्टर ली कहते हैं कि भूलो मत, जूनियर ब्रदर बाई ने अपनी सारी कल्टीवेशन खोकर 10 साल से लाइट स्टेज रिवॉल्व सिर्फ एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कर रहा है। पर जिंग कहता है कि हम बाई के कामों को नहीं भूले हैं, पर अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो टीचर पद को कंटिन्यू कर सके, इसलिए उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। तभी वहाँ पे दूसरा टीचर याओ कहता है कि इसे टीचर पद से हटा दें और क्विंगलैंड पीक पे रहने दें। तभी बाई वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। तभी जिंग बाई के हाथ में सांप देखकर कहता है कि ग्रैंड मास्टर बाई, आप तो सिर्फ एक सांप पकड़ने में इतने घायल हो गए। बाई बोलता है कि इसमें थोड़ी कल्टीवेशन थी, मैं तो इसे पकड़ने के चक्कर में लगभग मर ही गया था। तभी भीड़ में खड़ी एक लड़की को दिखाया जाता है जो सोचते हैं कि बाई का कल्टीवेशन वीक है पर ह्यूमर बहुत ज़्यादा है, ये सांप तो मामूली है, इसमें कौन सा कल्टीवेशन होगा। तभी उसे सांप में से बहुत तेज लाल ओरा दिखाई देता है। जिंग बाई से कहता है कि तुम्हें इलाज की तुरंत ज़रूरत है, मेरे पास एक 5 तत्वों की दवाई है, मगर मैं तुम्हें वो तभी दूंगा जब तुम्हें कोई एक शिष्य मिलेगा। अगर तुम्हें एक शिष्य भी नहीं मिला तो तुम्हें यह पद छोड़ना पड़ेगा। बाई बोलता है कि मैं बहुत आलसी हूँ ऐसे गेम खेलने के लिए, मैं वैसे ही इस पद को छोड़ दूंगा, मुझे तो इतने सालों में एक शिष्य भी नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा, तुम नहीं जा सकते। तभी हेडमास्टर की आवाज़ आती है, तो जिंग कहता है कि हेडमास्टर बाई आलसी है और उसका रियल्म भी कम है, यह टीचर पद के योग्य नहीं है, प्लीज इसे हटा दो। बाकी टीचर भी जिंग का साथ देते हैं। तो बाई सोचता है कि जब तक मुझे क्विंगलैंड पीक दे रखा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उधर जिंग सोच रहा था कि जैसे ही बाई को टीचर पद से हटाया जाएगा तो मैं क्विंगलैंड पीक पर कब्जा कर लूँगा। हेडमास्टर बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं घोषणा करता हूँ कि बाई लियो चैन, रूनिक सील के टीचर जिसने 10 सालों में एक शिष्य भी नहीं पढ़ाया है, अपनी कम ताकत की वजह से वह अब टीचर पद के योग्य नहीं, तो आज। तभी भीड़ से आवाज़ आती है, रुको, मैं बाई से रूनिक सील आर्ट पढ़ना चाहती हूँ। इसी के साथ वहाँ बातें सुनने को मिलती है, इस लड़की को क्या हो गया है जो इतने कमज़ोर टीचर से पढ़ना चाहती है, ये ऐसे कमज़ोर टीचर से क्यों पढ़ना चाहती है। और जिंग बोलता है कि तुमने अभी सुना नहीं बाई कितना कमज़ोर टीचर है और तुम उससे क्या सीख पाओगी, बाई की मेड बनकर रह जाओगी। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हें स्वॉर्ड आर्ट सीखना चाहिए, तुम उसमें अच्छा कर पाओगी। पर वो लड़की कहती है कि मैंने सोच लिया है, प्लीज़ मुझे पढ़ाओ टीचर बाई। बाई कहता है मुझे नहीं पढ़ाना, पर लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती है। तो जिंग कहता है हेडमास्टर से कि सर
किसी को जबरदस्ती स्वॉर्ड आर्ट में नहीं लाया जा सकता, इसे बाई का शिष्य बना दिया जाए। बाई का तो चेहरा देखने लायक हो गया था। तो बाई लड़की से पूछता है कि तुमने मुझ में क्या देखा जो मुझे अपना गुरु बनाना चाहती हो? मैं तो अभी लास्ट स्टेज पे भी नहीं पहुंचा हूँ। लड़की बताती है क्योंकि मैं एक इमोर्टल का पुनर्जन्म हूँ, मेरी पिछली जिंदगी की यादें मेरे पास हैं। मैं यहाँ स्वॉर्ड आर्ट सीखने आई थी, पर मेरी इमोर्टल आंखें कभी गलत नहीं हो सकती। ये सांप बहुत जल्दी ड्रैगन बनने वाला था और इस सांप में बहुत ज़्यादा ताकत है। ये कम से कम मायाना स्टेज पर तो हो गई, और अगर मैं अपनी इमोर्टल ज़िंदगी में भी होती तो भी इसे नहीं हरा पाती। तो फिर जो लाइट स्टेज पे भी नहीं पहुंचा वो इसे कैसे हरा सकता है? तभी हेडमास्टर बोलते हैं कि जब जियांग इसके विरुद्ध नहीं है तो मैं ये घोषणा करता हूँ। बाई बीच में बोलता है कि 1 मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर हेडमास्टर उसकी बात को अनसुना करके कहते हैं कि इस लड़की को स्वॉर्ड आर्ट से रूनिक सील में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और बाई की तरफ देखकर कहता है कि है ना तुम्हारा सीनियर ग्रेट। तो बाई मन में सोचता है ग्रेट मेरी गा, और यहीं पे एडमिशन का कार्य ख़त्म हो जाता है। जियांग बाई से कहता है मुबारक हो, तुम्हें भी अब एक शिष्य मिल गया है। इन महीनों में एकेडमी एग्जाम है, उसमें तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। बाई मन में सोचता है क्या ये कहीं सर के बल गिरा है, और लड़की को कहता है कि मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता। लड़की बताती है कि मेरा नाम सुलियू है। बाई सोचता है अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ पे ये सब होगा तो मैं इधर आता ही नहीं, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। सू बाई को धन्यवाद कहती है अपना गुरु बनने के लिए, और बाई कहता है सुलियू बहुत अच्छा नाम है, और मन में सोचता है जो हो गया वो हो गया, अब पछताने से क्या होता है। अपने कल्टीवेशन बढ़ाना तो अब इसी के ही हाथ में है। क्विंगलैंड पीक पे पहुंचकर सू सोचती है कि अगर बाई सच में इतना बड़ा आदमी है तो इसे इतना बुली क्यों करते हैं। इसके रियल्म के साथ ये आसानी से क्विंगहोंग अकेडमी को जमीन पे ला दे, फिर भी ये इस तरह क्यों रहते हैं। तभी बाई बोलता है मिस सू, कुछ बातें मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। पहली बात कि हमारे यहाँ कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि रूनिक सील पूरी तरह सेल्फ अवेयरनेस से संबंधित है। दूसरी, हम कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, तो तुम्हें कहीं जाने के लिए मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ये बताने की तुम कहाँ गई थी और तुमने क्या किया। तीसरा कि तुम जैसे देख ही सकती हो हमारे पास कल्टीवेशन बढ़ाने की सीमित साधन है, क्योंकि मेरे पास तुम ही एक शिष्य हो, पर तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, और अब अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। तो सू मना कर देती है। तब बाई बोलता है कि मैंने ये 2 किताबें तुम्हारे लिए तैयार की हैं, इन्हें लो। इनमें एक किताब में डिफिकल्टी के हिसाब से रूनिक सील के बेसिक लिखे हुए हैं, दूसरी किताब में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिसमें रियल्म की डिफिकल्टी मार्क की गई है, तो ध्यान से पढ़ना, और समय समय पर मैं तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करता रहूंगा, तो आलस बिल्कुल मत करना। सू कहती है कि मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी मास्टर। और बाई बोलता है ठीक है, फिर शिष्यों के रहने की जगह उधर है, सारे कमरे खाली हैं, तुम्हें जो चाहिए वो कमरा तुम ले सकती हो, और तुम्हें किसी और चीज की कमी हो तो तुम इंटरनल अफेयर्स के लोगों को बता देना, वो तुम्हें अरेंज कर देंगे। कमरों की हालत देखकर सू सोचती है कि क्या मुझे डिपार्टमेंट बदल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के सारे कमरे टूटे फूटे होते हैं, पर फिर सोचती है कि यह कठिन है तो यहीं सही, अब मुझे यहीं रहना होगा, और एक कमरे की तरफ चली जाती है। इधर बाई सांप की खाल उतारकर अपने हाथों से उसे काट देता है, फिर अपनी उंगली से आग जलाकर सांप को पकाता है। सांप पकने की खुशबू सू के पास जाती है तो वो सोचती है कि इतनी अच्छी खुशबू, और वो खिड़की खोलकर बाहर देखने लगती है और कहती है यह ड्रैगन रोस्ट कर रहे हैं। ड्रैगन तो इमोर्टल बीस्ट होते हैं, अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो उसके बदले में बहुत कुछ मिल सकता है। ये इसे सच में खा रहा है। मैंने अपने हजारों सालों के कल्टीवेशन में कभी ड्रैगन मीट टेस्ट नहीं किया है। तो वह बाई से कहती है मुझे भूख लगी है, क्या मैं भी थोड़ा मीट खा सकती हूँ? पर बाई कहता है नहीं। सू सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जैसी इमोर्टल लड़की को कोई मीट के लिए मना करेगा। अगर ऐसा मेरी पिछली जिंदगी में हुआ होता तो मेरे साथी मुझ पर मरते दम तक हंसते रहते। तभी बाई कहता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने ना कहा तो नहीं मिलेगा। तो सू बोलती है ठीक है, कैसे मास्टर हो जो थोड़ा सा मीट भी नहीं दे सकते, और वहाँ से वापस जाने लगती है। पर बाई कहता है रुको। तो सू सोचती है अब तो मुझे मीट खाने को मिलेगा, पर बाई मीट से एक लकड़ी का तिनका निकाल कर उसे देता है और कहता है इसे लिख कर लो। सू का चेहरा देखने लायक हो जाता है। फिर बाई बोलता है जब तुम इसे एक बार लिख करोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों मना कर रहा था। सू सोचती है अगर ये ऐसा कह रहे हैं
तो मैं करके देखती हूँ और उस तिनके को लिक कर लेती। ऐसा करते ही सू के अंदर बहुत तेज स्पिरिचुअल एनर्जी भरने लगती है। सू कहती है कि यह एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, मैं और इससे ज्यादा नहीं ले सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बार लिक करने से ही आधे साल की कल्टीवेशन एनर्जी मिल जाएगी। मेरे वर्तमान रियल्म में मैं इससे ज्यादा एनर्जी को सहन नहीं कर सकती, और अगर मैंने सीधे ही इस मीट को खा लिया होता तो एनर्जी ओवरलोड के कारण मैं फट ही जाती। फिर वह बाई को मीट के लिए धन्यवाद कहती है। बाई बोलता है कि एक दिन में एक ही लिक काफी होता है तुम्हारे लिए, ज्यादा लालची मत बनना। सू कहती है मैं याद रखूंगी। इसी के साथ रात हो जाती है और हमें क्विंगलैंड पीक के पोर्टल के पास दो आदमी दिखाए जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि मास्टर बाई ने जो घोड़ा यहाँ पाल रखा है उसमें बहुत ज्यादा ताकत है। लास्ट टाइम कुछ लोग उसे चुराने आए थे तो इसने सभी को खा लिया। वो दोनों चुपके से दीवार फांदकर अंदर कूद जाते हैं और कहता है सीनियर ब्रदर क्या हम दोनों उसके लिए काफी रहेंगे? तो दूसरा कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। ये देखो, ये 1000 डे ऑफ ड्रंकन हमारे ग्रेट सीनियर ने बनाई है। इससे ग्रेड 5 का मॉन्स्टर भी तुरंत बेहोश हो जाएगा। तो छोटा कहता है लेकिन, पर दूसरा उसे इशारे से चुप होने को कहता है और बोलता है यहाँ कोई है। सामने बाई घोड़े को घास डाल रहा था और कह रहा था कि मुझे याद है जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब तुम एक गधे की तरह पतले और छोटे थे, पर अब तुम मस्त दिखने लगे हो। तुम यहाँ का ध्यान रखना, मैं सोने जा रहा हूँ। और बाई सोने चला जाता है। बाई के जाने के बाद उनमें से एक कहता है ठीक है वो चला गया है, चलो अब अपना काम करते हैं। इस घोड़े को अपनी बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट में ले चलते हैं। यहीं पे चैप्टर 2 समाप्त होता है और फिर चैप्टर 3 की शुरुआत में दिखाते हैं कि सू अपने कमरे में पढ़ रही होती है और उसे कुछ आवाजें आती है। तो वह किताब बंद करके कहती है कि कौन इतनी हिम्मत कर रहा है जो इतनी रात में क्विंगलैंड पीक में घुस गया। और अपने कमरे से बाहर निकलते हुए सोचती है कि इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर चोरों में से एक चारे में बेहोशी की दवा मिला रहा था और कह रहा था गुड वूज हुई, मैं तुम्हें थोड़ी और दवा देता हूँ। तभी वहाँ सू आ जाती है और कहती है कौन हो तुम लोग, अपना नाम बताओ। तो एक कहता है सीनियर ब्रदर यहाँ पे तो कोई और भी है। तो वह बताता है कि यह शायद वही वियर्ड लड़की है जिसने स्वॉर्डमैन आर्ट की टॉप पोजीशन छोड़कर बाई की शिष्य बनना स्वीकार किया है। और सू को कहता है मिस हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपने कमरे में वापस जाओ और सो जाओ। तो सू कहती है मेरे यहाँ रहते तुम मास्टर की किसी चीज को छू भी नहीं सकते। तो एक लड़का सू की तरफ अटैक करते हुए कहता है फिर तो हमें सख्ती से काम लेना पड़ेगा, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और वो सू पर अटैक करने ही वाला होता है कि सू आसानी से उसके वार को बचाकर सीधे उसके मुंह पे लात मारती है, जिससे वह बहुत दूर जाकर गिरता है। तो दूसरा उसे संभालता है, पर वो कहता है कि इस लड़की में थोड़ा दम है, मुझे एक बार और हमला करना पड़ेगा और मैं इसे हरा दूंगा, उसके बाद तुम मेरी मदद करना। और अपने शरीर से बहुत सारी एनर्जी निकालते हुए सू पर हमला करता है, पर सू फिर से डोज करके उसके हाथ पे एक जोरदार लात मारती है, जिससे वह गिर जाता है। तभी छोटा वाला कहता है सीनियर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और सू की तरफ बढ़ता है। तभी बाई की नींद खुल जाती है और वह खिड़की से बाहर उन्हें देखता है। वहाँ उन्हें देखकर वो बाहर आने लगता है। तभी उन चोरों पर एक अटैक होता है। तो सू कहती है यह एक साउंड प्रूफ रूम है, ऐसा लगता है मास्टर अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर हमें बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट के एल्डेस्ट सीनियर ही सैंग संग को दिखाते हैं, जो बोलता है बहुत हो गया। तो चोरों में से एक कहता है ग्रेट सीनियर हमने पूरी कोशिश की, पर बाई की नई शिष्य बहुत ताकतवर है, हमारी उससे कोई बराबरी नहीं है। दूसरा कहता है आप चिंता ना करो, जैसे ही हम ठीक होंगे वैसे ही पक्का उस घोड़े को वापस ले आएंगे। एल्डेस्ट सीनियर उन्हें दवा देते हुए कहते हैं इसे लो, इससे तुम्हारी एनर्जी तुरंत आ जाएगी, और वो भी धन्यवाद करते हुए उस दवा को ले लेते हैं। एल्डेस्ट सीनियर ही कहता है तुम अपने घाव का इलाज करो, मैं इस मामले को देखता हूँ। और बोलता है कि सभी बीस्ट टेमिंग के लोग मेरे साथ क्विंगलैंड पीक पर चलो, मैं इसका न्याय करूंगा। तभी एक कहता है ग्रेट सीनियर रुको, बाई भी एक टीचर है और इस समय गलती हमारी है, तो अगर हम सीधे वहाँ गए तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो सीनियर भी कहता है कि तो क्या हम बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट के उस घोड़े को ना लाएं जो हमारा है? मेरा यह मतलब नहीं था सीनियर ब्रदर। उसकी शिष्य गुस्से वाली लगती है, जैसा उसने किया है वो देखते हुए हम कहेंगे कि इसने हमारे 2 जूनियर को पीटा है, तो बाई कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसे टाइम पर अगर हम उसके शिष्य को माफ करने के बदले घोड़ा मांगेंगे तो वो मना नहीं कर पाएगा। सीनियर भी कहता है यह अच्छा प्लान है, तो ऐसा ही करते हैं। और वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की तरफ जाते हैं। फिर सुबह का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ क्विंगलैंड पीक पे बाई अपने कमरे से अंगड़ाइयां लेते हुए बाहर आ रहा था। तभी सू वहाँ आ जाती है
और कहती है गुड मॉर्निंग मास्टर बाई। तो बाई कहता है तुम उठ गई, रात की पढ़ाई कैसी थी? सू सुकचाते हुए कहती है ओह ये बुक, और मन में सोचती है कि मैंने सोचा था पूरी रात पढ़ूंगी, पर इसका आधा पेज पढ़ते ही मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई और मैं आधे पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाई। बाई कहता है कोई बात नहीं, जो हुआ जो पढ़ा उतना ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो सू बोलती है यस मास्टर, मैंने सिर्फ आधा ही पेज पढ़ा। तो बाई कहता है क्या कहा तुमने? आधा पेज? एक रात में तुमने आधा पेज पढ़ लिया? और यहीं चैप्टर 3 का अंत होता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में बाई कहता है कि तुमने एक रात में आधा पेज पढ़ लिया। तो सू बाई को सॉरी बोलते हुए कहती है मास्टर आपको डिसअपॉइंट करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बाई बोलता है तुम गलत समझ रही हो, मैं डिसअपॉइंट नहीं बल्कि खुश और सरप्राइज भी हूँ। मैंने तो सोचा था कि तुम कुछ ही % पढ़ पाओगी, पर तुमने आधा पेज पढ़ लिया। तो सू बोलती है मास्टर तो आप यह कह रहे हैं कि आप मुझे नालायक समझते हैं? तभी बाई कहता है ऐसा नहीं है, मैं सच में बहुत खुश हूँ और सरप्राइज भी, क्योंकि ये किताब मेरे रूइन और शील कैरेक्टर का कलेक्शन है जो बहुत ही हार्ड है। मैंने ये एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि तुम एक रात में आधा पेज पढ़ पाओगी। फिर बाई सू की तरफ एक टोकन फेंकते हुए कहता है कि फिर भी तुम्हें रून्स और शील वर्णों की ज्ञान की ज़रूरत है, सफलता के लिए ज़्यादा तेजी मत करो। इस टोकन से तुम एकेडमी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ पाओगी और वहाँ से और भी स्क्रिप्ट ले पाओगी। जैसे जैसे टोकन का लेवल बढ़ेगा तो तुम भी हाई लेवल पर पहुँच जाओगी और हाई लेवल स्क्रिप्ट ढूंढ पाओगी। तो सू पूछती है कि टोकन का लेवल बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बाई बताता है पहले तो तुम्हें एकेडमी से समय समय पर टास्क दिए जाएंगे, उन्हें अच्छे से पूरा करो, और दूसरा शिष्यों के मध्य होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लो। सू कहती है मैं समझ गई, आपके एडवाइस के लिए धन्यवाद मास्टर। और सोचती है यह टोकन इस किताब के कंपेयर में कुछ भी नहीं, मैं कम से कम 10,000 साल से इमोर्टल हूँ, मुझे ऐसी स्क्रिप्ट और टोकन की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरे लिए कचरे की तरह हैं। मेरे लिए तो अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ने के लिए मास्टर की दी हुई सीक्रेट स्क्रिप्ट ही काफ़ी है, और किसी चीज़ की मुझे क्या ज़रूरत। इस समय बाई एक और देख रहा होता है। तो सू बाई से पूछती है क्या हुआ मास्टर? तभी वहाँ आवाज़ आती है क्विंगलन पीक की शिष्य सू लियू, जल्दी से नीचे आओ और अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। तो सू बाई से कहती है मास्टर ये शायद वही चोर है जो पिछली रात चोरी छुपे क्विंगलन पीक में घुस आए थे और मैंने इन्हें पकड़ लिया, जिससे हमारे बीच लड़ाई हो गई थी। मुझे डर है कि इस वजह से आपके लिए दिक्कतें पैदा हो गई हैं। तो बाई कहता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करनी है। तो सू हाँ में जवाब देती है और बाई बोलता है चलो चलकर देखते हैं नीचे क्या सिचुएशन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी सेना क्विंगलन पीक के गेट की तरफ बढ़ रही थी और फिर गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है। तो पोर्टल से सू और बाई बाहर आते हैं। तब हमें लॉ इन्फोर्समेंट के लोग दिखाए जाते हैं। उनमें से एक का नाम सोंग लंग होता है, जो बोलता है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को एक रिपोर्ट मिली है कि रूनिक सील की शिष्य सू लियू ने एकेडमी के रूल्स को तोड़कर अपने साथी शिष्यों को चोट पहुंचाई है, तो कृपया एकेडमी के रूल्स की रेस्पेक्ट करते हुए सू लियू को हमारे हवाले कर दिया जाए। बाई कहता है यह तो नाटक का सीन बन गया। सू के तो पसीने छूट गए क्योंकि वहाँ चारों ओर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भरे हुए थे। और तभी लॉ इन्फोर्समेंट के दूसरे मेंबर झाओ चैंग बोलता है कि सारे सबूत बिल्कुल साफ हैं, तो तुम हमारे साथ चलो मिस सू। तो बाई बोलता है जल्दी क्या है, ये जो तुम्हारे पीछे छुपा है बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट का सीनियर। मैं जानना चाहता हूँ कि बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट के 2 शिष्य आधी रात में क्विंगलन पीक पे क्या कर रहे थे जो ये प्रॉब्लम पैदा कर दी गई, और तुम इसे कैसे संभालोगे। तो ही कहता है ये दोनों गलती से क्विंगलन पीक पर आ गए थे और इसके लिए मैं इन्हें सजा दे चुका हूँ। बाई कहता है गलती से? फिर तो मेरी शिष्य ने भी गलती से इन्हें चोर समझ लिया और चोट पहुंचा दी, मैं इस मामले को खुद देख लूंगा। तो यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और बाई और सू दोनों पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। तो ही कहता है रुको, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने तुम्हारी शिष्य को गलत पाया है और अगर तुम विरोध करोगे तो तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं होगा। बाई ही की तरफ गुस्से से देखता है तो बाई में से बहुत तेज लाल ओरा निकलने लगता है और बाई कहता है तो क्या मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं वह तुम मुझे बताओगे। ही बाई को ऐसे देखकर बहुत डर जाता है, उसका गला सूख जाता है। तो वह लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबरों से कहता है सीनियर ब्रदर्स तुमने ये सब देख लिया ना, बाई लियो चैन सिर्फ क्रिमिनल को कवर कर रहा है जो इस क्राइम को और भी बड़ा बना देता है। प्लीज सू लियो को पकड़ लिया जाए सीनियर ब्रदर्स। इसी के साथ लॉ इन्फोर्समेंट के दोनों सीनियर तेजी से जमीन पर आते हैं जिससे जमीन में गड्ढे हो जाते हैं
तब जियोंग कहता है जिसने भी लॉ इन्फोर्समेंट के साथ लड़ाई की है उसका अंत अच्छा नहीं होता। इस बारे में टीचर बाई को तो पता ही है। बाई कहता है क्या तुम थोड़े से चूजे हैं, सोचते हो कि तुम लॉ इन्फोर्समेंट को रिप्रेजेंट करोगे। तो सोंग लंग गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉ इन्फोर्समेंट की बेइज्जती करने की। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे शिष्य को लॉ इन्फोर्समेंट की सज़ा देने के लिए ले जाऊंगा। जियोंग कहता है सीनियर ब्रदर सोंग, चलो इन्हें लॉ डिपार्टमेंट की पावर दिखाते हैं। ही मन में सोचता है बाई लियो चैन, क्या तुम अब भी अपने आप को 10 साल पहले जितना ताकतवर समझते हो? ये कचरे का टुकड़ा जो लाइट स्टेज पे भी नहीं पहुंचा लॉ डिपार्टमेंट से लड़ेगा। इसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। लॉ डिपार्टमेंट के दोनों मेंबर उस पर अटैक करने आते हैं तो बाईसू को कहता है तुम इसे एक परीक्षा समझ लो, मैं देखना चाहता हूँ कि पिछली रात को तुमने क्या सीखा, मुझे निराश मत करना। तो सू जवाब में मैं समझ गई बोलती है और आगे बढ़ने लगती है। फिर लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर सू पर अटैक करते हैं और सू उसे डोज करते हुए कहती है बस इतना ही। तो दोनों लोग सू पर लगातार वार करते हैं। तो सू भी हर बार उसके वारों को बच बच कर इधर से उधर जाती रहती है और सोचती है नो वंडर कि भाई मुझे टेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही कमज़ोर हैं और मास्टर के टाइम के लायक नहीं है। वे दोनों भी लगातार सू पर तलवारों से हमला करते हैं और सू हर बार आसानी से बच जाती है और सोचती है ऐसा लगता है कि मैं जितना मास्टर के करीब रहूंगी उतनी जल्दी ताकतवर होती रहूंगी। तभी सू को देखकर एक मेंबर सोचता है कि ये क्या कर रही है, ये तो रून्स बना रही है। एक रूनिक सील के मास्टर को भी पहले ही रून ड्रॉ करनी पड़ती है, पर ये लड़ाई के बीच में रून का निर्माण कर रही है। क्या ये हमें नीचा दिखा रही है? और कहता है सीनियर ब्रदर इसका इस्तेमाल करो। तो दूसरा आदमी तलवार से एक ग्रीन मैजिक का अटैक करता है तो सू समय पर उसे डोज कर लेती है। इसका फायदा उठाकर वह सू पर हमला करता है, पर सू कहती है ये बहुत ज़्यादा हो गया, तुमने मुझे रून फिनिश नहीं करने दिया। तो वह कहता है गो टू हेल सू लियू, पर सू अपनी उंगलियों से ब्लू लाइटिंग निकालती है और कहती है तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, और एक बहुत बड़ी ब्लू लाइटिंग की शील्ड बना देती है। चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सू थंडर मैजिक का इस्तेमाल करती है और एक शील्ड बनाती है। तभी लॉ डिपार्टमेंट के अटैक से बहुत तेज धमाका होता है तो हर तरफ धूल उड़ने लगती है। दोनों मेंबर सोचते हैं कि क्या इनके हमले ने काम किया, पर तभी वो देखते हैं कि सू थंडर मैजिक का इस्तेमाल कर रही है और अपने मैजिक से 2 ब्लू थंडरबर्ड बनाते हुए बोलती है कि अब सीरियस होने का टाइम हो गया है, और अपनी थंडरबर्ड से लॉ डिपार्टमेंट के लोगों पर हमला कर देती है, जिससे दोनों लॉ डिपार्टमेंट के मेंबर डर से कांपने लगते हैं और एक बड़े धमाके के साथ उन पर अटैक होता है। तो भाई ये देखकर सोचता है अच्छा ये तो थंडर मैजिक है, पर स्नेक गाल एक वुड मैजिक है, तो मैं इसे वह नहीं दे सकता क्योंकि वो इसके कोई काम का नहीं। तो ऐसा लगता है मुझे कुंगू के एबेस में दोबारा जाना पड़ेगा और थंडर से संबंधित एट्रीब्यूट लाना होगा जिससे इसके रेम को बढ़ाया जा सके। तभी सू कहती है सारा काम खत्म हो गया है और हमें लॉ डिपार्टमेंट के दोनों मेंबर जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं जिनसे धुआं निकल रहा था, और उनमें से एक कहता है जूनियर ब्रदर ही तुम कुछ नहीं करोगे, हम तो यहाँ तुम्हारे लिए ही आए हैं। तो ही कहता है ये और सोचता है इसने सोंग लंग को हरा दिया तो ये मुझे क्यों फंसा रहे हैं, जब ये दोनों मिलकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इन्हें क्यों लगता है कि मैं इसे हरा दूंगा। और तभी सू एक रून का निर्माण करती है और उस रून से ही पर हमला कर देती है। रून का अटैक सीधे ही को लगता है और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और सोचता है इस औरत ने मुझ पर हमला क्यों किया, मैं तो चुपचाप खड़ा था। तो सू सोचती है मैंने तो सोंगलंग पर हमला किया था, क्या मैंने अटैक गलत कर दिया। तो बाई सू से कहता है सू लियू पीछे हो जाओ। तो सू भी हाँ बोलकर पीछे हट जाती है और तभी सोंगलंग उठते हुए बाई से कहता है ये एक सीरियस क्राइम है, तुमने अपने शिष्य की क्राइम को छिपाने के लिए लॉ डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ाई कर ली है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। बाई कहता है मैं पछताऊंगा, अभी तो तुम तीनों को पछताना पड़ेगा। तो सोंगलंग डरते हुए कहता है तुम क्या करने वाले हो। तो बाई अपनी उंगली से उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है घुटने पर, और इसी के साथ सभी पर बहुत तेज प्रेशर पड़ने लगता है। ये प्रेशर पूरे क्विंगलैंड पीक पे गिरता हुआ दिखाई देता है जिससे सभी लोग घुटनों पर आ जाते हैं। तो झाव कहता है नामुमकिन, ये तो नामुमकिन है, ऐसा आदमी जो अभी लाइट स्टेज रिवॉल्व कर रहा है उसके पास इतनी ओवर पावर एनर्जी, ये मत कहना तुम पहले ही ठीक हो चुके हो। तो बाई बोलता है मत भूलो ये जगह क्विंगलैंड पीक है और मैं यहाँ का मालिक। तो सोंगलंग कहता है ये अभी रिकवर नहीं हुआ है, पर एक अकेडमी का टीचर लाइफ फैंग से स्पिरिचुअल एनर्जी बोरो कर सकता है, पर इस वक्त ही क्यों। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बाई कहता है एल्डर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर ही तुम्हारे लिए यहीं घुटनों पर रहो जब तक सीनियर ब्रदर यू खुद मुझसे बात करने नहीं आता। और हमें बीस्ट टीमिंग डिपार्टमेंट दिखाते हैं जहां बीस्ट टीमिंग डिपार्टमेंट का वाइस इंस्ट्रक्टर चैंग कुन होता है, जो कहता है मैंने सुना कि तुम कुछ घंटों से मेरा इंतजार कर रहे हो, क्या बात है। तो सोंगलंग कहता है कि सर ऐसा हुआ और सारी बात चैंग को बताता है। चैंग पूछता है क्या ही अभी भी क्विंगलैंड पीक पे घुटनों के बल बैठा है। तो सोंग हाँ में जवाब देता है। चैंग कहता है ठीक है अब तुम दोनों लॉ इन्फोर्समेंट हॉल वापस जा सकते हो।
इस मामले को मैं पर्सनली देखूंगा। सोंग कहता है ठीक है, फिर हम आपको और परेशान नहीं करते और फेयरवेल बोलकर जाने लगते हैं। तभी सोंग सोचता है भले ही बाई लियोचैन के पास क्विंगलैंड पीक का सपोर्ट हो, फिर भी वह अपर्चर स्टेज के आदमी से बराबरी नहीं कर पाएगा। फिर चैंग एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है यिन है, कल रात मेरे साथ क्विंगलैंड पीक पे चलो, वहां से तुम्हारे मास्टर ब्रदर को वापस लाना है। तो यिन जवाब में जी मास्टर कहता है। फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और शाम को हमें क्विंगलैंड पीक के सुंदर पहाड़ों को दिखाया जाता है। यहाँ बाई खाना खाते हुए सोचता है पूरा दिन हो गया पर अभी तक बीस्ट टीमिंग डिपार्टमेंट से एक भी आदमी नहीं आया, और वह खाना खत्म करके ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड का दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि सू अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही है और थंडर मैजिक से रून बना रही है। अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए लकड़ियों को अपने हाथों और पैरों से अटैक कर तोड़ रही है। तो बाई सू के पास जाते हुए सू की तारीफ करता है और कहता है गुड मूव। सू भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। तो बाई कहता है मुझे बाहर एक काम से जाना है, अगर कोई बीस्ट टीमिंग डिपार्टमेंट से आए तो इस सील का यूज करना। सू सील लेते हुए कहती है आप चिंता मत करो मास्टर, मैं यह सब कुछ देख लूंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करने दूंगी। तो बाई कहता है यहाँ का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही काम खत्म कर सुबह तक वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर वो एक तरफ उड़ जाता है। सू बाई को सेफ ट्रेवल मास्टर कहकर बाय करती है। फिर हमें एबस दिखाया जाता है जहाँ बहुत तरह के डीमन रहते हैं। एबस अलग अलग जगहों में बटा हुआ है जो डीमंस की पावर के हिसाब से बांटा गया है, जैसे ग्रीन राइनो क्लिफ, ज्यूली वैली, व्हाइट पुल रिज और ड्रैगन पिलर। और यहाँ अंदर जाकर एक डार्क एरिया है जहाँ 12 बहुत ताकतवर डीमन रहते हैं जिन्हें एस्ट्रल डीमन कहते हैं। इनसे तो मायने स्टेज के लोग भी दूर रहते हैं। तभी हमें बाई एबस के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है और वह एक ऊंची चट्टान पर आकर उतरता है। वहां आकर वह सोचता है कि सूलियो के करंट लेवल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो एस्ट्रल डीमन के सामानों को संभाल पाएगी, इसलिए मुझे यहीं पे किसी लाइटनिंग एट्रीब्यूट के डीमन किंग को ढूंढकर कुछ सामान लेना चाहिए। और बाई लाइटनिंग डीमन किंग को अपने मैजिक से सर्च करने लगता है कि तभी वह चट्टान के नीचे एक लड़की को देखकर चौंक जाता है जो किसी से डरकर भाग रही थी। तो भाई सोचता है ये तो अकेडमी किसी से लग रही है, ये ऐसी जगह पर अकेली क्या कर रही है। और तभी लड़की के पीछे से कुछ पिंक फायर के गोले आते दिखाई देते हैं और तेज धमाके से फटने लगते हैं। तो भाई सोचता है कि सच में कितनी दिक्कतें आ रही हैं आज, पहले मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। और भाई चट्टान से नीचे उतर आता है तो वह वहां देखता है कि लड़की ने जो शील्ड बनाई थी वह टूट गई है और वो बहुत ही बुरी हालत में है। तभी वहां पे हल्क जैसा आदमी आता है जो कहता है मुझे पता है अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो और भागने का कोई फायदा नहीं, अगर तुम मेरे साथ खेलोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पास में एक लड़का खड़ा होकर हंस रहा था। तो लड़की कहती है इसका तो तुम सपना ही देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो हल्क जैसा लड़का कहता है क्या 4 आर्ट डिपार्टमेंट अकेडमी की फीमेल पैट नहीं है, तो एक अच्छी लड़की बनो और मुझे अच्छी सर्विस दो तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूं। इस पार्ट की शुरुआत में वो लड़की कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, और अपने मैजिक से खुद पर ही अटैक कर देती है। पर हल्क जैसा आदमी तेजी से उसके पास आता है और उसके सर को पकड़कर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को लॉक कर देता है और लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो हल्क जैसा आदमी उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा चेहरा कितना स्मूथ है। तो लड़की सोचती है मेरी किस्मत में शायद आज यही लिखा है सीनियर सिस्टर। तभी बाई बोलता है इसके डायजॉग पॉइंट पे मारो। इस वक्त बाई गायब होता है और लड़की की स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलॉक कर देता है। तो लड़की अपने मैजिक से हल्क जैसे आदमी पर बाई की बताई जगह पर वार करती है और वो हिल भी नहीं पाता। इस अटैक से वह दूर जाकर गिरता है और मर जाता है। उसके पेट से हड्डियां भी दिखाई देने लगती हैं। लड़की ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसमें इतनी पावर है। तो हल्क जैसे आदमी के साथ ही चिल्लाते हुए उसके पास आता है। वह लड़की इधर उधर अपना सिर झुकाकर थैंक यू सीनियर कहती है। तो भाई सोचता है कि यह हवा में क्यों सर झुका रही है, क्या सीनियर सिस्टर यू की सारी शिष्या ऐसी हैं। तभी हल्क जैसे आदमी का साथी लड़की को गाली देते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वह लड़की बोलती है तो आजा अगर तुझमें दम है तो। पर मन में सोचती है अब मैं क्या करूं, मेरी तो सारी एनर्जी खत्म हो गई है। तो लड़का उस पर अटैक करते हुए कहता है ज़्यादा दिमाग मत चला, मुझे पता है कि तूने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर ली है, अब तो तू गई। तो लड़की कहती है अब मैं क्या करूं सीनियर। तो भाई बताता है एक पैर लेफ्ट की तरफ लेकर इसकी किडनी पर हमला करो। और लड़की ऐसा करने की कोशिश करती है पर लड़का उसके वार को आसानी से बचा लेता है और कहता है तुझे क्या लगता है तू मुझे छू भी पाएगी, अब मत। और लड़की पे अटैक कर देता है। उसका अटैक लड़की को लगने ही वाला होता है कि बाई चुटकी बजाता है और वह लड़का जादुई चैनों से बंधकर हवा में लटक जाता है। तो लड़की कहती है आगे बढ़ो और मार दो इसे। पर कुछ सोच कर कहती है रुको सीनियर, मेरी सीनियर सिस्टर कहाँ है, ये सिर्फ यही जानता है, तो क्या मैं इसके बारे में पूछकर इससे डील करूं। तो लड़का कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारी सीनियर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने एनर्जी कोर को ब्लास्ट कर लिया है और भाग गई। अगर वह बच भी गई होगी तो कोर के डिस्ट्रॉय होने से इतनी कमज़ोर हो गई होगी कि उसे यहाँ के डीमन खा गए होंगे। लड़की कहती है तुम झूठ बोल रहे हो।
मेरी सीनियर सिस्टर तुम जैसे लोगों से कभी नहीं हार सकती, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो लड़का कहता है कि मार दो अगर तुम में हिम्मत है तो, पर इसके बाद फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्ट तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो लड़की चौंकते हुए बोलती है, क्या तुम फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्ट से हो? भाई से अब ये सहन नहीं होता और वह सॉलिड फॉर्म में आते हुए कहता है, नॉर्थ रियल्म के बाउंड्री सेक्ट ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? लड़का भाई को देखकर कहता है, तुम यहाँ कैसे? तो भाई कहता है, क्या मैं इतना फेमस हूँ? और हीरोटिक स्टाइल में आगे बढ़ता है। तो लड़का कहता है, तुम तो सिर्फ कचरा हो जो अभी तक लाइट स्टेज पे पहुँचने की कोशिश कर रहा है। लड़की भी सोचती है, जिसने मेरी मदद की क्या वो एकेडमी का यूजलेस मास्टर भाई है? तभी भाई लड़के से पूछता है, मुझे जल्दी बताओ, मेरे पास ये इंटरोगेशन खेलने का टाइम नहीं है। तो लड़का कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। भाई बोलता है, ठीक है तो मरो। और वो लड़का ब्लास्ट हो जाता है, पर भाई को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लड़की पूछती है, एल्डर भाई तुमने तो इसे जान से मार दिया, अब मैं सीनियर सिस्टर को कहाँ ढूंढूं? तो भाई कहता है, शांत हो जाओ, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ उसे कैसे ढूंढना है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ है जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर की हो? और अच्छा ये रहेगा कि वो चीज़ उसने पहले कभी पहननी हो। तो लड़की एक रुमाल दिखाते हुए कहती है, यह रुमाल सीनियर सिस्टर ने मेरे लिए बनाया है। तो भाई अपने मैजिक से एक बर्ड बनाकर कहता है, जाओ इस रुमाल के मालिक को ढूंढो। और लड़की कहती है, ऑल द बेस्ट लिटिल बर्ड। और वह जादुई बर्ड सीनियर सिस्टर को ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही देर में सीनियर सिस्टर उसे एक गड्ढे में गिरी हुई मिलती है, जहाँ सीनियर सिस्टर सोच रही थी, किसे पता था कि मैं उन बदमाशों से बचने के बाद यहाँ पर गिर जाऊंगी। अब तो मेरा एनर्जी कोर भी ख़त्म हो गया है। मुझे तो लगता है ये 20 फीट का गहरा गड्ढा ही आज मेरी कब्र बनेगा। आई वंडर कि रेव सेफ होगी। तभी आवाज़ आती है, सीनियर सिस्टर क्या तुम नीचे हो? तो सीनियर पूछती है, यून रेव क्या ये तुम हो? तो रेव भाई से कहती है, एल्डर भाई सीनियर सिस्टर यहीं नीचे है। भाई बोलता है, हाँ पर वो बहुत बुरी तरह घायल है। रेव कहती है, मैं भी नीचे जाकर उन्हें बचाती हूँ। तो भाई कहता है, ज़्यादा हेस्टी मत बनो, मैं करता हूँ। और मैजिक करने लगता है। तो रेव ये देख कर चौंक जाती है और सोचती है, ये तो एक सोरिंग तालिस्मान है। और मैजिक तेजी से गड्ढे की ओर जाने लगता है। सीनियर सिस्टर भी मैजिक को अंदर आते हुए देखती है और सोचती है, बुलबुले ये मुझे उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? और वो बुलबुले सीनियर को ऊपर लाने लगते हैं। तो रेयो सीनियर सिस्टर को देखकर खुशी से उछलने लगती है और भाग के उसे गले लगा लेती है। तो सीनियर कहती है, ठीक है मैं अब ठीक हूँ। और बाई से कहती है, मैं युक्सी आपको धन्यवाद करती हूँ इसे बचाने के लिए। तो रेयो भी थैंक यू बोलती है। फिर बाई अपने हाथ से एक दवाई निकाल कर कहता है, पहले अपने घाव सही कर लो। तो युक्सी सुखचाते हुए कहती है, ये तो 5 तत्वों की यून कल्टीवेशन दवाई है। एल्डर भाई ये एकेडमी की पिल डिपार्टमेंट का एक खजाना है, मैं इसे यूज नहीं कर सकती। तो भाई कहता है, कोई भी चीज़ किसी की जान से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती, और वैसे भी ये दवा मुझे किसी ने फ्री में ही दी है, तो तुम इसे ले सकती हो। तो रेयो दवा लेकर रॉक्सी को देती है और एल्डर भाई को थैंक यू कहती है। फिर रॉक्सी को दवा खिलाने लगती है। दवा खाते ही उसका असर चालू हो जाता है। तो रॉक्सी कहती है, ये तो सच में एक खजाना है, मेरे पैर का घाव तो तुरंत ठीक हो गया। और भाई से कहती है, एल्डर भाई मैं इस एहसान को हमेशा याद रखूंगी और किसी न किसी दिन यह एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगी। तो भाई कहता है, मैं इसके बदले में कुछ नहीं चाहता, पर तुम्हारी ताकत के अनुसार तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो पहले मुझे यह बताओ कि तुम कुंगू के एबस में क्या कर रही हो? दोनों लड़कियाँ ये सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगती। और फिर हमें क्विंगलन पीक पे सूलियो को दिखाया जाता है, जो अपनी बुक पढ़कर थक चुकी है और सोचती है, मुझे तो लगता है कि अब मैं कल्टीवेशन की अगली स्टेज पर पहुँचने ही वाली हूँ। और तभी उसे किसी के आने का आभास होता है, तो वह चौंक जाती है और गेट की तरफ आते हुए सोचती है, पक्का कोई मास्टर की गैर हाजिरी में क्विंगलन पीक पे प्रॉब्लम पैदा करने आया है। फिर हमें क्विंगलन पीक के आसमान में ब्लू रोशनी में एक आदमी की छाया दिखाई देती है, जो कहता है, भाई लियो चैन जिसने एकेडमी के रूल को तोड़कर अपने शिष्य को लॉ डिपार्टमेंट से झगड़ा करवाया, मैं बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट का वाइस प्रोफेसर चैंग कुंग हूँ, आओ और अपनी सजा भुगतो। इस चैप्टर की शुरुआत में बाई उन्हें कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो जो ऐसी जगह पर आ गई जहाँ डीमन किंग रहते हैं? तो रेयो कहती है, ये मेरी गलती है, मैं कुछ ऐसे सामान ढूंढ रही थी जिससे मेरी मास्टर के इंस्ट्रूमेंटों को ठीक किया जा सके। मैं लालची हो गई और इस मुसीबत में फंस गई। तो भाई सोचता है, कुछ तो गलत है जो ये मुझे नहीं बता रही हैं। तो रेयो बोलती है, मैं एक ग्रेड 9 की सिल्क वर्म का पीछा कर रही थी, और अगर मैं सही हूँ तो फॉर्मलेस बाउंड्री के लोग भी उसी के पीछे हैं। तो भाई कहता है, शायद नहीं, ये तो सिर्फ एक 9 ग्रेड का डीमन है जो फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्ट इसका पीछा करते हुए नॉर्थ रेल्म से साउथ रेल्म में आएंगे। और सोचता है, क्या इन्होंने गलत समझ लिया?
आइस सिल्क वर्म कोई ग्रेटर डीमन नहीं है, लेकिन एक स्पिरिट डीमन अपने मोल्टिंग पीरियड में, या कोई डीमन ने जिसने ह्यूमन फॉर्म में कल्टीवेट किया हो, शायद यह वही है। तो रेयो कहती है, एल्डर बाई क्या तुम आइस सिल्क वर्म को पकड़ने जाओगे? तो बाई कहता है हाँ। आइस सिल्क वर्म एक बहुत ही दुर्लभ डिमोनिक बीस्ट है जिसके पास वाटर और लाइटनिंग दोनों एट्रीब्यूट होते हैं। मेरी शिष्य स्टेज के ब्रेक थ्रू पॉइंट पर है और उसे एक लाइटनिंग एट्रीब्यूट की जरूरत है, इसलिए आइस सिल्क वर्म बेस्ट रहेगा। जल्दी चलो, मुझे सनराइज से पहले वापस भी जाना है। तो रेयो रॉक्सी को कहती है, देखो ना सीनियर सिस्टर, भाई अपनी शिष्य के बारे में कितना सोचते हैं और कितना ख्याल रखते हैं उसका। तो रॉक्सी उसके सर पे मारते हुए कहती है, फालतू की बात मत करो, हमारा मास्टर भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। और फिर हमें क्विंगलैंड पीक दिखाया जाता है जहाँ चैंग कहता है, बाई लियो चैन अभी बाहर आओ। तो सू अपने कमरे से बाहर निकलती है और कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ मास्टर, इस वक्त मेरे मास्टर यहाँ नहीं है, आपको जो कहना है आप मुझे बता दें तो मैं मास्टर को बता दूंगी। तो चैंग कहता है, नील डाउन। और सू कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं नील डाउन क्यों करूं? तो चैंग कहता है, जब भी तुम अपने एल्डर को देखो तो तुम्हें नील डाउन करना चाहिए, क्या बाई ने तुम्हें एकेडमी के रूल्स नहीं सिखाए? तो सू कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं सुना है और मेरे मास्टर कचरा नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ी इज्जत से बात करो सीनियर। तो चैंग कहता है, बेइज्जती? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक नई स्टूडेंट होकर वाइस प्रोफेसर को उल्टा जवाब दो? और एक मैजिक करता है और कहता है, नील डाउन। तो वो मैजिक सू की तरफ आता है और मैजिक से सू के पास गड्ढा बन जाता है, पर अटैक लगने के बाद भी सू खड़ी रहती है और कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो मैं नील डाउन नहीं करूंगी। तो चैंग कहता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ तू कब तक अपने मुंह को बंद रखती है। और सू पर बहुत से नील डाउन अटैक करता है तो वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर चैंग ये देखकर चौंक जाता है कि उसके ग्रीन मैजिक के बीच एक ब्लू लाइट है और सू उस ब्लू लाइट में अभी तक खड़ी है। तो चैंग सोचता है, ये लड़की कितना सीरियस हो सकती है, इसने अपना रेल्म जला दिया ताकि इसे नील डाउन न करना पड़े। अगर ये बात यहाँ से बाहर गई तो मैं और बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, ये लड़की अब जिंदा नहीं बच सकती। और फिर अपने शिष्य यीन को कहता है, जाओ इसे खत्म कर दो। तो यीन कहता है, मास्टर क्या ऐसा करना सही रहेगा? तो चैंग गुस्से से कहता है, तुम्हें जो कहा गया है तुम वो करो, या तुम भी अपने मास्टर के ऑर्डर को नहीं मानते? तो यीन सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, ये शिष्य ऐसा कभी नहीं कर सकता मास्टर, मैं तो बस ये कह रहा था, मुझे लगता है जूनियर सिस्टर ने मौत की सजा जितना बड़ा क्राइम भी नहीं किया है, मुझे इससे बात करने दो, अगर जूनियर हमारी बात नहीं मानती है तो हम उसे मार देंगे। तो सू बोलती है, कौन जानता था कि इसका फेल मास्टर एक ऐसा शिष्य बनाएगा जिसमें इतनी इंसानियत है। और सोचती है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अगर आज मैं यहाँ नहीं मरी तो भविष्य में इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। यीन सू के पास आता है और कहता है, जूनियर सिस्टर, मेरे मास्टर शांति चाहते हैं, अगर तुम नील डाउन कर लो और अपने क्राइम एडमिट कर लो तो ये मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। सम्मान के लिए जिंदगी को खो देना एक अच्छा डिसीजन नहीं होता है। तो सू कहती, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूंग हुंग साउथ रैम की सबसे रेपुटेशन वाली सेक्ट के पीछे तुम्हारे मास्टर जैसा स्कैम आदमी छिपा है। तुम्हारा मास्टर मुझे मारना चाहता है तो मार दो, मैं दया की भीख नहीं मांगूंगी। तो यीन मैजिक अटैक करते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ जूनियर, क्योंकि मैं मास्टर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। और ऐसा कहकर सू पर हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ पर बाई का घोड़ा एक्सो आ जाता है और वो यीन को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे यीन दूर जाकर एक घर की दीवार से टकराता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। चैंग ये देखकर सोचता है, नो वंडर की बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट इस घोड़े को लेना चाहती है, क्योंकि ये तो एक स्पिरिट डीमन है। और एक्सो पिंक ओरा से कवर हो जाता है, ऐसे पिंक ओरा में ये घोड़ा बहुत ही मस्त लगता है और सू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो चैंग कहता है, अगर तुम सामने नहीं आते तो मैं तो तुम्हें भूल ही गया था, पर अब तुम खुद ही सामने आ गए हो तो मुझे ब्लेम मत करना। और एक मैजिक रोप बनाकर एक्सो की तरफ फेंकता है जो सीधे उसके गले से बन जाती है। तो एक्सो अपने सर से झटका देता है और चैंग एक झटके से ही जमीन पर आकर गिर जाता है और एक्सो उस पर अटैक करता है। तो चैंग अपने घूंसे में मैजिक डालकर एक्सो पर हमला कर देता है, जिससे एक्सो दूर जाकर सू के पैरों में गिरता है। उसे इस हालत में देखकर सू भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो सू कहती है, ओल्ड मैन, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि आज तुम मुझे मार दो, अगर मैं बच गई तो मैं पक्का इसका बदला लूंगी। और वहाँ तेज ग्रीन फ्लेम निकलने लगती है जिसमें चैंग खड़ा होता है, जो सू को कहता है, मैं तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। पर तभी सू चैंग की तरफ भागते हुए सोचती है, ये दूरी बिल्कुल सही है, इतनी दूरी से तो मेरा मून फेरी व्हील पक्का सही जगह पर जाकर लगेगा। मैंने अपना रेल्म इसीलिए जलाया था
ताकि मैं ये अटैक कर पाऊँ, और मून फेरी व्हील अटैक कर देती है जो चैंग की गर्दन में जाकर लगता है। तो चैंग सोचता है थैंक गॉड मैं तैयारी से आया था, अगर मैं अपने साथ प्रोटेक्शन नहीं लाया होता तो फ्री में ही मर जाता। जिसने सोंगलंग जैसों को हराया हो उसके पास कोई तो बात होगी। अब इस लड़की के मरने का वक्त हो गया है। और इधर सू थकान की वजह से हाँफने लगती है और सोचती है मेरी स्पिरिचुअल पावर भी लगभग ख़त्म ही हो गई है। तो चैंग मैजिक रोप से सू को बांध लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है इधर आओ, और सू का गला पकड़ लेता है। तो सू कहती है जब मेरे मास्टर आएंगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चैंग हंसते हुए कहता है मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। उसके जैसे आदमी की मेरे नज़रों में कोई कीमत नहीं है। तभी एक्सो घायल होकर भी धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है, तो सू उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है इधर मत आओ, तुम यहाँ से भाग जाओ एक्सो। तो चैंग सू से कहता है पहले मैं तुझे मारता हूँ फिर इसे पकड़कर सबक सिखाऊंगा। आखिरी समय पे सू को याद आता है कि मास्टर बाई ने जाते वक्त उसे एक तालिस्मान दिया था और मुसीबत में उसे यूज करने के लिए कहा था। तो सू उस तालिस्मान को चैंग के हाथ पे रख देती है। तो चैंग उसे देखकर कहता है ये कागज का टुकड़ा मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। पर तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और एक मैजिक सर्कल बनने लगता है। यहीं पे इस चैप्टर का अंत होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि तालिस्मान के धमाके से चैंग घायल हो जाता है और सू चैंग की पकड़ से छूट जाती है। बाई के तालिस्मान से एक बहुत बड़ी ब्लू बर्ड बन जाती है। मुझे तो लगता है कि इस चिड़िया में पिकाचू की आत्मा आ गई है। फिर वो बर्ड चैंग पर हमला करती है। तो चैंग कहता है ये क्या पागलपन है, ये क्यों? और इतना बोलते ही बर्ड उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगती है। ये अटैक बहुत ही खतरनाक होते हैं जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और चैंग का प्रोटेक्शन ताबीज भी टूट जाता है। तो यीन वहाँ आता है और कहता है मास्टर क्या तुम ठीक हो? और देखता है चैंग की हालत तो भिखारी जैसी हो गई है और वह चैंग की मदद करता है और कहता है मास्टर क्यों ना हम लौट चलें, आप बहुत ज़्यादा घायल हो गए हो। तो चैंग कहता है चुप, इस लड़की ने मेरा प्रोटेक्शन ताबीज तोड़ दिया है और मैं कुछ ना करूं, मुझे मेरी 5 तत्वों की दवाई दो। और चैंग 5 तत्वों की दवाई लेकर खाने लगता है। दवा खाने की वजह से उसके अंदर एनर्जी का विस्फोट सा होता है और वो कहता है मैं नहीं मानता कि मेरा जैसा टीचर एक लड़की को सबक नहीं सिखा सका। सू लियू मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ये कहते हुए सू पर अटैक करता है। तो सू सोचती है क्या ये ही मेरा अंत है, पर उस पर अटैक नहीं होता। तो वो देखती है कि उस पर अटैक क्यों नहीं हुआ। नजरें ऊपर करने पर उसे पता चलता है कि उसके सामने बाई खड़ा है जो सारा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। फिर हम देखते हैं एक ब्लैक हाथ चैंग को पकड़ लेता है, वो बाई का क्लोन होता है। तो सू कहती है मास्टर, और बाई सू लियू को संभालने लगता है और कहता है बात मत करो, अभी तुम्हारे दिल में थोड़ी चोटें आई हैं। और चैंग को कहता है मेरे यहाँ नहीं होने का फ़ायदा उठाकर मेरे शिष्य को बुली कर रही थी। तो क्लोन चैंग के सर को पकड़कर दबाने लगता है। बाई कहता है क्या बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट के आदर्शों की यही कीमत है? और क्लोन चैंग को उठाकर ज़मीन पर पटकता है। चैंग का सर ज़मीन पर लगते ही वहाँ खून का फव्वारा उड़ता है और उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। तो वो सोचता है मैं अभी अपर्चर स्टेज पे हूँ, यहाँ तक कि एकेडमी के ज़्यादातर टीचरों से ताकतवर, मेरी रैंक टॉप 5 में आती है। तो क्यों मैं एक ऐसे को नहीं हरा पाया जो अभी लाइट स्टेज रिवॉल्व कर रहा है। उस वक्त बाई का क्लोन उसे बहुत तेज पीट रहा था। यीन जब अपने मास्टर को पिटते देखता है तो वो बाई के पास जाता है और कहता है मार्टियल अंकल भाई, इन्हें और मत मारिए नहीं तो यह मर जाएंगे। तो बाई यीन की तरफ देखकर बोलता है इंडिक्ट गोल्डन बैल। इतना बोलते ही यीन एक गोल्डन बैल से बन जाता है। क्लोन अभी भी चैंग को बुरी तरह मार रहा है। चैंग सोचता है ये क्या हो रहा है, मुझे मारने के साथ यह मुझे हील भी कर रहा है, यह सब कितना अपमानजनक है। और क्लोन एक खतरनाक बीम अटैक करता है और चैंग को एक हाथ से घसीटता हुआ यीन के पास लाता है और कहता है तुम दोनों को ली का शुक्रिया करना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो तुम दोनों मर चुके होते। अपने मास्टर को लो और क्विंगलैंड पीक से अभी बाहर निकल जाओ। और यीन चैंग को संभालता है। तो चैंग कहता है 5 तत्वों की दवा। यीन चैंग को दवा खिलाते हुए कहता है मास्टर दवा खा लो फिर हम वापस चलते हैं। दवा खाते ही चैंग पूरी तरह से ठीक हो जाता है और कहता है वापस चलूं? नहीं, इसने मुझे बहुत नीचा दिखाया है क्योंकि मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया। जल्दी मुझे मेरी स्टोरेज रिंग दो। इधर बाई सू को ठीक कर रहा था तो सू कहती है मुझे माफ़ कर दो मास्टर, मैं क्विंगलैंड पीक का ठीक से ध्यान नहीं रख पाई और मुझे बचाने के चक्कर में एक्सो भी घायल हो गया। तो क्लोन एक्सो को हील करने लगता है
और बाई सू से कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जो कर सकती थी वो तुमने कर लिया है। अब मैं तुम्हारे दिल को ठीक करने वाला हूँ, इसमें थोड़ा दर्द होगा तो सहन करना। इधर चैंग स्टोरेज रिंग को यूज करते हुए कहता है, यिन ध्यान से देखो, और एक बहुत बड़े बाज को प्रकट करता है। ये ग्रेड 8 का स्पिरिट डीमन और मेरा सबसे ताकतवर गार्डियन बीस्ट है। ये है हॉर्न्ड ईगल। अब देखता हूँ इससे ये कैसे बचेंगे। तभी बाई की कमर से बंधी पोटली में 2 आंखें चमकने लगती हैं और इसी के साथ बाज के सारे पंख उखड़ जाते हैं और वह डर कर भागने लगता है। तो चैंग बोलता है, ओई वापस आओ, पर बाज नहीं रुकता और भाग जाता है। तभी वह आर्ट डिपार्टमेंट की रेयो और रॉक्सी आ जाती है। तो उन्हें देखकर बाई कहता है, तुम सही वक्त पर आई हो, मेरे लिए सू का थोड़ा ध्यान रखो। और चैंग को कहता है, मैं बहुत सालों से यही कोशिश करता हूँ कि मैं क्विंगलैंड पीक ना छोड़ूं और किसी को परेशान ना करूं, पर बदले में तुमने क्या किया? तुम और ज़्यादा क्विंगलैंड पीक को हथियाने की कोशिश करते हो, और अब तो तुमने मेरे शिष्य को भी मारने की कोशिश की। और बोलता है, ब्लड। तो चैंग डरते हुए कहता है, ब्लड रैप्यूचरिंग तालिस्मान बाई लियू चैन, क्या तुम पागल हो गए हो? और वहां से भागते हुए सोचता है, ये तालिस्मान किसी को भी खून के पौंड में बदल सकता है, इससे तो आत्मा भी नहीं बचती। पर मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा मैं। और वहां से उड़कर भागने लगता है, पर पलक झपकते ही क्लोन चैंग के सामने होता है और चैंग पर अटैक करता है। तो चैंग एक गुस्से से ही नीचे गिरने लगता है और सब कुछ तोड़ते हुए जमीन में गड्ढा कर देता है। तो वह बाई से कहता है, हम सभी एकेडमी के टीचर हैं, तुम मेरे खिलाफ ब्लड रैप्यूचरिंग तालिस्मान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम एकेडमी की डिवाइन सजा पाओगे। तो बाई कहता है, डिवाइन सजा? मैं हूँ तुम्हारी डिवाइन सजा। और चैंग के ऊपर खून का बादल आने लगता है, जिसमें से बहुत सारी खून से बनी आकृतियां बाहर आती हैं और चैंग को पकड़ने लगती हैं। तो चैंग डर से कांपने लगता है और कहता है, नहीं, यहाँ मत आओ। फिर हमें वक्त में थोड़ा पीछे ले जाते हैं, जब सू लियू तालिस्मान को एक्टिवेट करती है। उस वक्त बाई आइस वर्म को पकड़ लेता है। तभी तालिस्मान से सिग्नल आता है। तो बाई सोचता है सू लियू खतरे में और सुपरमैन की तरह बहुत तेजी से क्विंगलैंड पीक पे उड़ता हुआ आता है। और यहीं पे इस पार्ट का अंत होता है। इस पार्ट की शुरुआत में यीन देखता है कि चैंग खून के चिथड़ों में बदल गया है और उसके कपड़ों के अलावा वहाँ कुछ नहीं बचा। ये देखकर आर्ट डिपार्टमेंट की रेयो और रॉक्सी डर से कांपने लगती हैं। और रॉक्सी सोचती है कि ब्लड रैप्यूचरिंग तालिस्मान सच में कितना डरावना है, इसके तो सिर्फ कपड़े ही बचे हैं। इधर यीन रोते हुए कहता है, मास्टर। तो बाई उसे बोलता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उसने मुझे मजबूर कर दिया। तो यीन कहता है, अंकल बाई। और बाई अपना हाथ से रेड ओरा निकालते हुए यीन को देखता है, जैसे कह रहा हो आगे कुछ बोला तो तू भी गया। यीन ये देखकर बहुत डर जाता है और बाई उसकी चोटी काट देता है और कहता है, मैं किसी को भी बिना कारण नहीं मारता, इसे एक सबक की तरह लो और भविष्य में कोई मास्टर चुनो तो ऐसा चुनना जिसमें थोड़ी इंसानियत हो। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि आज रात यहाँ पे जो भी हुआ उसके बारे में किसी को पता चले। और अपने सीनियर ब्रदर को ले जाना मत भूलना, जो फ्रंट गेट पे घुटनों के बल बैठा है। तो यीन सिर झुकाकर थैंक यू बोलते हुए कहता है, मैं ध्यान रखूंगा। और फिर बाई सू के पास जाकर बात करने लगता है, जिसे रेयो और रॉक्सी देखती हैं। और रेयो कहती है, सीनियर सिस्टर यहाँ से चलो, हम इनके रास्ते में अब कभी नहीं आएंगे। तो रॉक्सी दूर से ही बोलती है, एल्डर बाई, अब मैं जूनियर सिस्टर के साथ वापस जा रही हूँ। और रेयो कहती है, आज के लिए थैंक यू, हम दोबारा कभी यहाँ घूमने आएंगे। तो बाई कहता है, ओह ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हमेशा स्वागत है। वापस जाकर सीनियर सिस्टर यू को मेरी ओर से हेलो कहना। तो सू मन में सोचती है, क्या ये सच में कभी वापस आएंगी? मुझे तो नहीं लगता। और बाई चुटकी बजाते हुए कहता है, अब मुझे कपड़े बदलने हैं। और इसी के साथ बाई के फटे कपड़े मैजिक से सही हो जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि कोई इन दोनों को आसमान से देख रहा है। तो बाई उस ओर देखता है तो हमें आकाश में एक अजीब आकृति दिखाई देती है, जिसमें एक आंख लगी हुई होती है। तो सू बाई से पूछती है, मास्टर क्या आसमान में कुछ है? तो बाई कहता है, नहीं, कुछ नहीं है। और सोचता है, जैसा मुझे लग रहा था, कोई तो क्विंगलैंड पीक पर नज़र बनाए हुए है। फिर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो एक कांच के ग्लोब से क्विंगलैंड पीक को देख रहा था और रोते हुए कहता है, बाई लियू चैन, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू को इतनी बेरहमी से मार देने की। फिर गुफा में एक आदमी आता है। तो बूढ़ा उससे कहता है, इसने अपने शिष्य को इतना सपोर्ट किया है तो तुम्हें पता है अब आगे क्या करना है, ट्रायल एग्जाम के लिए तैयारी करो। वहाँ खड़ा दूसरा आदमी सर झुकाकर कहता है, हाँ सुप्रीम एल्डर, आप इसकी चिंता ना करें और आराम करें। उस आदमी का नाम ट्यू वोंग सेंग होता है, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट का एल्डर है। ट्यू आगे कहता है,
हमारी लॉ इन्फोर्समेंट होल ने सभी तैयारियां पहले ही कर ली हैं, आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा। फिर हमें क्विंगलैंड पीक दिखाई जाता है, जहाँ बाई कहता है, ओ हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और सू के सामने एक बहुत बड़ा कीड़ा निकालता है और सू को कहता है, ये एक आइस सिल्क वर्म है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पकड़ा है। वैसे तो मैं तुम्हें एक ब्रोकन मिरर फैब्रिक देने वाला था, पर लास्ट टाइम पे ये मुझे मिल गया और मैं इसे भी अपने साथ ले आया। सू उसे देखकर विश्वास नहीं कर पाती और सोचती है, यह आइस वर्म क्लियरली एक डीमन किंग है। अगर इसकी ताकत को कल्टीवेटर से कंपेयर करें तो ये कम से कम रिकम्बाइन स्टेज पर तो होगी, पर ये तो मास्टर के पालतू की तरह बिहेव कर रही है। तो बाई कहता है, इस आइस वर्म के पास 2 एट्रीब्यूट है, लाइटनिंग और वाटर, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसे तुम्हारी आगे की कल्टीवेशन में हेल्प करने दो। तो सू सोचती है कि मेरी पिछली जिंदगी जहां मैं एक इमोर्टल थी, मुझे भी एक डीमन किंग को पकड़ने में दिक्कतें होती, पर मास्टर ने मुझे एक डीमन किंग ऐसे ही दे दिया। और कहती है, मास्टर थैंक यू सो मच। फिर बाई के गले लग जाती है, या मैं कहूँ जबरदस्ती गले पड़ जाती है। तो बाई कहता है, बड़ा एग्जाम आने वाला है, तो तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ताकत को रिकवर कर लो। तो सू कहती है, आप चिंता मत करो मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। तो बाई सू को गाइडेंस देते हुए कहता है, तुम्हें ज़्यादा नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रायल एग्ज़ाम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बस इस आइस सिल्क वर्म को साथ ले जाने की ज़रूरत है। तो सू कहती है, मास्टर क्या ये चीटिंग नहीं होती है? तो बाई कहता है, सब ठीक है, मैं इस आइस सिल्क वर्म के रेल्म को सप्रेस करके इसे ऐसे लेवल पे ले जाऊंगा जहाँ तुम इसे अपने साथ ले जा सको। और भाई अपनी शक्ति का यूज करके सिल्क वर्म को डीमन किंग फॉर्म से ग्रेटर डीमन में बदलने लगता है। सू सोचती है, अगर मास्टर ने ऐसा किया तो क्या ये खुश होगी? तो बाई कहता है, अब मैं इसे सप्रेस करता हूँ, ये शुरुआत में थोड़ा सा दर्द होगा, तो दर्द को सहन करना। और आइस सिल्क वर्म पे मैजिक कर देता है, तो वो एक ककून में बदलने लगता है। ये देखकर सू सोचती है, ये तो रेल्म को सप्रेस करने वाले थे, फिर इसका कल्टीवेशन इम्प्रूव क्यों हो रहा है? और देखते ही देखते आइस सिल्क वर्म एक ककून में बदल जाता है और कुछ ही देर में ककून में दरार पड़ने लगती है। उस दरार में से हमें कुछ निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर सू चौंक जाती है, क्योंकि ककून से एक क्यूट डीमन जो ह्यूमन फॉर्म में थी वो बाहर आती है और कहती है, डीमन किंग मी मैंग। लेडी सू को ग्रीट करती है, आप मुझे एक्सायो मैंग कह सकती हैं। तो सू सोचती है, ये कुछ ज़्यादा ही क्यूट नहीं है, और बोलती है, मैं हमेशा सोचती थी कि डीमन सारे ही गंदे और ख़तरनाक दिखते हैं, मैंने पहली बार एक खूबसूरत डीमन देखी है। तो मैंग कहती है, लेडी सू, आपने तो अभी सेक्ट ज्वाइन किया है और आप पहले भी डीमन किंग से मिल चुके हैं। तो सू सोचती है, नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने तो पिछली ज़िंदगी में डीमन किंग से देखे थे। तो वह बात को संभालते हुए कहती है, अरे मैंने किताबों में डीमन किंग्स के पोर्ट्रेट देखे हैं। उस वक्त बाई कहीं और ही देख रहा था और बोलता है, मैं इसे एनालाइज क्यों नहीं कर पा रहा। फिर मैंग को कहता है, ठीक है, फिर सू के ब्रेक थ्रू की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैंग कहती है, ब्रोदर लियो चैन, चिंता मत करो, एक्सायो मैंग अपना बेस्ट करके दिखाएगी। अब बहुत देर हो गई है, तो पहले आप अपने कमरे में थोड़ी रेस्ट कर लें। गुड नाइट ब्रोदर लियो चैन। फिर हम देखते हैं कि बाई अपने घोड़े को खाना देते हुए सोचता है, लगता है यून का गैस सही था, बाउंड्री शैफ्ट का गोल ये जेड का टुकड़ा है जिसे मैंग गार्ड कर रही थी, पर इस जेड को सिस्टम भी एनालाइज नहीं कर पा रहा है, इसमें ऐसी क्या बात है। तभी अचानक वहाँ सिस्टम स्क्रीन आ जाती है और बोलती है, होस्ट बाई ने एक रैंडम टास्क शुरू कर दिया है, अगर तुम अपने शिष्य को 5 दिनों में ब्रेक थ्रू करवाकर ट्रायल एग्जाम में टॉप लाते हो तो तुम्हें रिवार्ड में 1 स्टार मार्टियल आर्ट गिफ्ट पैक, 2 स्टार स्पेशल आइटम गिफ्ट पैक और एक मिस्ट्री प्राइज मिलेगा। और अगर होस्ट टास्क को मना करता है या फिर पूरा नहीं कर पाता तो 30% स्पिरिचुअल एनर्जी कम कर दी जाएगी। तो बाई कहता है, ये कितना अलग है, तुम टास्क भी दे सकते हो, मैंने तो सोचा था तुम बस एक लकड़ी काटने के काउंटर हो। सिस्टम कहता है, क्या काउंटर? तो बाई सिस्टम की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो सिस्टम बाई को मारते हुए कहता है, होस्ट को जल्दी टास्क एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बाई कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और सिस्टम स्क्रीन गायब हो जाती है। तो बाई सोचता है, ये रिवार्ड मेरे लिए तो किसी काम की नहीं है, तो इन्हें मैं सू को दे देता हूँ, वो सिल्क वर्म की मदद से जल्द ही ब्रेक थ्रू कर जाएगी। और अपने कमरे में जाता है, फिर सो जाता है। तो एक ब्लू लाइट बाई पे आती है, फिर हमें
दिखाते हैं कि कोई लड़की एक रून्स से बने गोले में है, जो बाई के पास हाथ लाते हुए कहती है मैं आज कितना पास थी, और गायब होते हुए सोचती है मैं चाहती हूँ कि मैं अभी तुमसे मिल पाऊँ। फिर वह गायब हो जाती है। यह औरत कौन थी पता नहीं, क्योंकि यहीं पे चैप्टर का अंत हो जाता है। इस पार्ट में हमें 5 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ किसी जगह आग पे मीट पक रहा है और उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। ये सुगंध पास ही जा रहे एकेडमी के शिष्यों तक पहुंचती है तो उनके मुंह से पानी आने लगता है। उनमें से एक कहता है यहाँ तो कोई खाना पका रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इधर खाना पकाने वाला हमारा हीरो बाई होता है, जो स्टाइल से मसाले डालकर खाना बना रहा है। उसे देखकर इंस्ट्रक्टर जिंग बाई से कहता है बाई लियो चैन, यहाँ क्या कर रहे हो? तो बाई बोलता है ओह जिंग, क्या तुम भी खुली जगह पे खाने के शौकीन हो? मैं इसे पका तो रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि ये वियर्ड लुकिंग बर्ड कौन सी है। तो जिंग झुंझलाते हुए कहता है ये ट्रायल एग्जाम का वेन्यू है, यहाँ तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो बाई कहता है मैं तो बस खाना पका रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने ट्रायल एग्जाम में कोई दखल दिया है। वहाँ अकेडमी के सभी शिष्यों के मुंह में पानी आ रहा था। तो जिंग गुस्से से उन्हें कहता है क्या कर रहे हो, सभी अभी एक लाइन में खड़े हो जाओ। और आगे बढ़ते हुए कहता है तेरा जैसा आदमी टीचर बनने के लायक नहीं है। तो बाई उसे इग्नोर करते हुए कहता है पता है मुझे पता है। इधर सारे शिष्य आपस में बातें कर रहे थे कि हमारा बीच टाइमिंग डिपार्टमेंट खत्म सा हो गया है, पता नहीं क्यों हमारे दोनों सीनियर ही और यिन क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए चले गए हैं। दूसरा कहता है अरे नहीं, यही तो हमारा चांस है एकेडमी में अपना नाम बनाने का। तभी वहाँ पास से सूलियो गुजरती है, उसे एक लड़का देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वो लड़का एक्स टर्मिनेशन का मिड स्टेज शिष्य फैंग एक्सयू होता है। फैंग सोचता है तो ये सूलियो है, कितनी खूबसूरत है, पर इसने कैसे कचरे डिपार्टमेंट को चुना है। और सू को बोलता है गुड मॉर्निंग सूलियो, मैं एक्स टर्मिनेशन डिपार्टमेंट से फैंग एक्सयू हूँ। और मन में सोचता है इसे तो मैं आज पटा ही लूँगा, पर सू बिना उस पर ध्यान दिए आगे चली जाती है और खाने की ओर बढ़ती है। तो बाई उसे रोकते हुए कहता है हे पीछे हट, मैं अभी बिजी हूँ। तो सू कहती है मास्टर इस बार क्या पका रहे हो, क्या मैं भी एक बाइट ले सकती हूँ? तो बाई उसे मना करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे अभी पक्का नहीं पता है कि इसमें कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है, तुम इसे हैंडल कर भी पाओगी या नहीं। तो फैंग ये देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है इसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे जैसे टैलेंटेड और खूबसूरत लड़के को इग्नोर कर रही है। तो उसे एक्स टर्मिनेशन का हेड इंस्ट्रक्टर युवान रोकता है और कहता है एक औरत के लिए अपना आपा मत खो, याद रखो जलन जैसी चीज सिर्फ कमजोर लोग ही महसूस करते हैं। तभी पीछे से एक लड़का कहता है देखो 4R डिपार्टमेंट आ रहा है, और सारे उधर देखने लगते हैं। 4R डिपार्टमेंट की खूबसूरत लड़कियों को देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि ये इधर देख रही है, और एक कहता है उसने मुझे देखा है मुझे। और हमें 4R डिपार्टमेंट की टीचर मून एक्शन जू को दिखाते हैं, जो सच में बहुत सुंदर है। तो उसे देखकर युवान कहता है हेलो जूनियर यू, क्या इत्तेफाक की बात है कि आज। पर युवान को इग्नोर करते हुए सीधे बाई के पास भाग के जाती है और कहती है जूनियर बाई, मेरे शिष्यों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सू ये देखकर बाई को कस के चिपक जाती है। तो बाई हम्बल होते हुए कहता है ये आप क्या कह रही हैं सीनियर मून। और सू को बोलता है सू ये तुम्हारी आंट मास्टर है, ये 4R डिपार्टमेंट की टीचर है। तो सू हाथ जोड़कर मून को ग्रीट करती है। इधर ये देखकर युवान गुस्से से पागल हो जाता है। तो उसका शिष्य कहता है मास्टर आपने तो कहा था जेलसी जैसी भावना तो सिर्फ कमज़ोर और अयोग्य लोगों को ही महसूस होती है। तो युवान कहता है मैं जेलस नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें जेलस दिख रहा हूँ? तभी वहाँ कोई चिल्ला कर कहता है शांत हो जाओ सभी और मेरी ओर ध्यान दो। वो एक टास्क एल्डर होता है जो एग्ज़ाम के टास्क देता है। टास्क एल्डर कहता है इस बार ट्रायल एग्ज़ाम सीक्रेट रेल्म के अंदर होगा। अब मैं तुम्हें एग्ज़ाम के रूल बता रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनो। तो सभी लोग टास्क एल्डर की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। तो टास्क एल्डर आगे कहता है ट्रायल एग्ज़ाम की टाइम लिमिट 2 दिन की होगी। रैंकिंग एग्ज़ाम के ख़त्म होने पर किसने कितने पॉइंट लिए उस आधार पर की जाएगी। ये पॉइंट तुम्हें वहाँ ट्रेजर ढूंढकर और डीमन को मार कर मिलेंगे। तुम वहाँ एक दूसरे के पॉइंट भी ले सकते हो।
पर अगर ग्रैंडफादर की आंखों ने किसी को दूसरे शिष्य की जान खतरे में डालते देखा तो उसे तुरंत एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसे इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। बस मुझे इतना ही कहना है। और हमें वहाँ बहुत सारे अजीब पंछी दिखाई देने लगते हैं जो सच में खतरनाक लग रहे थे, जिन्हें देखकर शिष्य भी थोड़ा हिचकिचाते हैं। और टास्क एल्डर कहता है, ओके ट्रायल एग्जाम शुरू होता है अब। तो फैंग बोलता है, एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट के सभी मेंबर जल्दी चलो और अच्छी जगहों पर कब्जा कर लो। इधर सू भी पोर्टल की ओर जाते हुए बाई से कहती है, मास्टर अब मैं भी एग्जाम के लिए जाती हूँ। तो बाई बोलता है, ठीक है अंदर अपना ध्यान रखना। पर सू बाई और मून को इतना पास देखकर सोचती है, मैं अभी नहीं जाना चाहती पर जाना तो पड़ेगा ही। और मून बाई से पूछती है, मैंने सुना है कि तुमने इतने सालों बाद एक शिष्य बनाया है और तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं हो रही। तो बाई कहता है, सूल्यू सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं साथ में बहुत ही मेहनती भी है। वो यहाँ किसी शिष्य से कमज़ोर नहीं है और क्या कहूँ, वो मेरी शिष्य है। इसी के साथ सू पोर्टल में चली जाती है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें सीक्रेट रैल्म का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पहाड़ों के बीच बिजली गिर रही है। वो बिजली किसी शिष्य का पीछा कर रही थी। तो वो लड़का भागते हुए कहता है, लोग तो कहते थे कि तालिस्मान डिपार्टमेंट तो एक मजाक की तरह है, फिर इसमें ये मॉन्स्टर क्या कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि वो थंडर अटैक सू कर रही थी। सू को देखते ही लड़के की हवा निकल जाती है और वो कहता है, पीछे रहो। पर सू अपने थंडर से लड़के की कमर में बंधा टोकन निकालती है और उसे खींचकर अपने पास ले लेती है। फिर उसे उस अजीब से पंछी को जमा करा देती है। तो वो बताता है कि सू ल्यू अब 47वें रैंक पर है और 6 लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। तो सू कहती है, ऐसे नहीं चलेगा, मैं अभी भी बहुत स्लो हूँ। वो पंछी उस लड़के को ले जाता है। तो सू के सर पे बैठी मैंग कुछ इशारे करती है और सू उसे पकड़कर कहती है, ओके अब ये करना बंद करो, यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा तो तुम नॉर्मली बात कर सकती हो। मैंग कीड़े से ह्यूमन फॉर्म में बदल कर कहती है, क्या तुम मुझे पीसना चाहती हो? मास्टर ने मुझे एक ग्रेट स्पिरिट की तरह रहने को कहा था। क्या तुमने किसी ग्रेट स्पिरिट को बोलते हुए सुना है? और अपना चेहरा घुमा लेती है। तभी सू को कुछ आभास होता है तो वो कहती है, वहाँ क्या है, मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। और एक तरफ पहाड़ों की तरफ देखने लगती है। फिर हमें एक हाथ में एक मेंढक दिखाया जाता है जिसके सर से एक मैजिकल बीम निकलती है। वहाँ 2 लोग चोगा पहने खड़े होते हैं। उनमें से एक कहता है, जल्दी करो। तो दूसरा बोलता है, हाँ मैंने ढूंढ लिया। और फिर एकेडमी की प्लाजा स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि किसी शिष्य पर बिजली गिर रही है। उसे देखकर वहाँ खड़े शिष्य घबराने लगते हैं और उनमें से एक बोलता है, सो ब्रूटल। जूनियर फैंग एक्सू ने तो सरेंडर भी कर दिया था, फिर भी सू लियू ने उस पर अटैक कर दिया। तो दूसरा कहता है, तालिस्मान डिपार्टमेंट तो एक कमज़ोर टीचर पढ़ाता है, फिर इसकी शिष्य इतनी ताकतवर कैसे है? तो साइड में बैठी मून बाई से कहती है, जूनियर बाई क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही कि तुम्हारी शिष्य और डिपार्टमेंट का ध्यान अपनी ओर खींच रही है? तो बाई कहता है, सिर्फ कमज़ोर लोग ही ऐसी बातों की चिंता करते हैं, जिसके अंदर सच में पावर होती है वो अपनी ताकत पे भरोसा रखते हैं। मून कहती है, तुम सही कह रहे हो, तुम आज भी वैसे ही हो जैसे 10 साल पहले थे, जब तुमने स्वर्ग की मदद की थी और मॉन्स्टर्स को इस दुनिया में कैद कर दिया था। भाई ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है। तभी वहाँ एक घंटी बजती है और स्क्रीन बंद हो जाती है। तो लोग स्क्रीन को बंद होते देख घबरा जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, क्या हुआ, स्क्रीन कैसे बंद हो गई? तो एग्जामिनर एल्डर बिंग सभी को शांत रहने को कहता है। पास में खड़ा शिष्य कहता है, सीक्रेट रैल्म की स्पिरिचुअल क्यू में एक बड़ी गड़बड़ाई है। तो दूसरा शिष्य बताता है, मास्टर हमारा कनेक्शन ग्रैंडफादर आई से टूट गया है। बिंग बोलता है, क्या स्पिरिचुअल क्यू में इतनी बड़ी गड़बड़ी? कितनी देर में तुम दोबारा कनेक्शन जोड़ दोगे? तो शिष्य कहता है, सर बाहर से दोबारा कनेक्शन जोड़ना नामुमकिन है क्योंकि डैमेज सीक्रेट रैल्म के अंदर हुआ है। तो हमें फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोगों को वहाँ भेजना चाहिए। फिर इधर पोर्टल के पास फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग सीक्रेट रैल्म में जाने लगते हैं और कहते हैं, जल्दी चलो, ये एक इमरजेंसी है। और हम देखते हैं कि बाई का क्लोन भी पोर्टल में आ जाता है। सीक्रेट रैल्म के
अंदर सू किसी पे अटैक कर रही थी और अटैक रोक भी रही थी। वहीं ग्रैंडफादर आई वाला क्रीचर जमीन पे पड़ा होता है, जिसे एक लड़की कुचल देती है और कहती है, तुम टैलेंटेड तो हो बच्ची, पर मुझे बुरा भी लग रहा है कि अपनी पूरी पावर दिखाने के लिए अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। ये दोनों वही चोगा वाले लोग होते हैं। तो सू कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी शिकायत सेक्ट को करूंगी? और वो लोग सू के बैग से उसका टोकन ले लेते हैं। फिर लड़की बोलती है, रिपोर्ट? तुम किसे रिपोर्ट करोगी? इन्फोर्समेंट हॉल को? और फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों इन्फोर्समेंट हॉल के ही शिष्य होते हैं। लड़की का नाम ही सीलिंग और लड़के का नाम लूसियो होता है। तो लूसियो कहता है, किसने तुम्हारे मास्टर को ऐसे से पंगा लेने को कहा था जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो? तो सूलियो थंडर मैजिक यूज करते हुए कहती है, तुम्हारे इन्फोर्समेंट हॉल को क्या लगता है कि जो उनका मन करेगा वो वहीं करेंगे? तो लूसियो आगे बढ़कर अपनी स्वाड से सू के मैजिक को काट देता है और सू सोचती है, ये कैसे हुआ? इसकी तलवार ने मेरी लाइटनिंग को बीच से काट दिया। और सीलिंग हमला करते हुए कहती है, अब तुम्हारे अंत का समय हो गया है। फिर लूसियो भी सू पर अटैक करने आता है। तो सू सोचती है, ये दोनों ही मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, इनसे लड़ना तो छोड़ो, बचना ही मुश्किल लग रहा है। और मैंग को कहती है, मेरी मदद करो, मैं अपना कल्टीवेशन दोबारा बर्न नहीं कर सकती। तो मैंग कहती है, मैंने तुम्हें खजाने की ओर इशारा किया था और तुमने खजाना तो छोड़ो, ये मुसीबत और मोल ले लिए। और तभी सीलिंग अटैक करती है और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। तो लूसियो अपनी तलवार का यूज कर अटैक करता है, पर उसकी तलवार टूट जाती है और वो ब्लू मैजिक से दूर जाकर गिरता है। ये अटैक मैंग कर रही थी, जो अब ह्यूमन फॉर्म में आकर सू के साथ खड़ी हो गई थी। मैंग कहती है, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। तो लूसियो कहता है, ये इंसान में बदल गई, ये तो एक स्पिरिट एम्प्रेस है। और मैंग कहती है, ये लड़की मेरे प्रोटेक्शन में है, अगर तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए तो दफा हो जाओ। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद सू मैंग से कहती है, तुम इतनी बड़ी क्यों बन गई? तो मैंग बताती है, इससे दुश्मन में डर पैदा होता है और मैं उन्हें अपने रेल्म को नहीं दिखा सकती थी। तो सू पूछती है, क्या उन्हें छोड़ना सही रहेगा? तो मैंग कीड़े का रूप लेकर कहती है, मुझे क्या करना है वो तुम नहीं कह सकती, मैं तो तुम्हें इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि मास्टर ने मुझे ऐसा करने को कहा था। एनीवे चलो यहाँ से, खजाना इस तरफ है। और सू मैंग के दिखाई रास्ते पर चलने लगती है। यहीं पर इस चैप्टर का अंत होता है। आगे की कहानी देखते हैं नई वीडियो में। सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।